बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किडनी में दर्द है और वो जो मसला था ज़रा एक पथरी ने तंग किया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ठीक है। जो भी साथी पूछ रहे थे और जो दुआएं कर रहे थे सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में और मैंने वादा भी किया था कि इस पे मैं कोशिश करूँगा कि ये जो गुंजल पड़े हुए हैं इनको हम खोल सकें, और जैसे जैसे गिरें खुलती जाएंगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जितनी अल्लाह ने कुछ समझ दी है, बसारत दी है, उसके मुताबिक। तो परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल ये है कि कोशिश करूँगा कि इससे किसी को कुछ समझ आ जाए। उसमें हमने ये वाज़े किया था वीडियो में कि जो शौक़ है, आम तौर पे हमने बकरियां रखी होती हैं। एक बंदे की 20 लाख 30 लाख इन्वेस्टमेंट होती है, उसने 10-20 बकरियां रखी हुई हैं और कह दिया जाता है कि फ़लाँ बंदे ने शौक़ किया हुआ है। तो शौक़ में और बिज़नेस में फ़र्क है। तो शौक़ को क्योंकि हम उस तरह से प्लान नहीं करते जिस तरह से बिज़नेस को प्लान करते हैं, उस तरह से उसमें यूँ कह लें कि मुश्किल मजाजी नहीं होती। तो शायद ये भी एक वजह होती है कि हम शौक़ को कारोबार समझ लेते हैं। तो शौक़ बिकम कारोबार होना बहुत अच्छी बात है। यानी आपको उस चीज़ का शौक़ भी हो और वो शौक़ आपका होता होता एक कारोबार की सूरत अख्तियार कर जाए। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि अब मैंने कारोबार करना है, तो फिर आप बाकायदा डिसीजन लें और बाकायदा प्लान करें और उस प्लान के मुताबिक काम करें। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ। अब हमारे साथ मसला ये है कि हम कॉपी करते हैं। हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं कि हमने किस मॉडल पे काम करना है, हमें वो सूट करता है कि नहीं करता। हमने अपनी मार्केट नहीं देखनी। असल में ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल ना होती गोट फार्मिंग, अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती, इस पे बाकायदा काम होता, इस पे वर्कशॉप्स होती, मार्केट को उस तरह से डेवलप किया जाता, ब्रीड को डेवलप किया जाता, ब्रीड जो है वो रजिस्टर्ड होती, तो आम जो बंदा है, कोई भी मेहनत करने वाला और जिसके पास भी थोड़ा सा रकबा हो, वो एक अच्छा फार्मर बन सकता था और बकरी से बहुत फ़ायदा ले सकता था। लेकिन क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ही आपको इंडिविजुअली करनी पड़ती हैं, यानी ज़ाती तौर पे करनी पड़ती हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं और यहीं आके हमारे फेलियर का सबब बनते हैं। तो हमारे एक सर होते थे, वो कहते थे कि अक्ल जमा नकल ज़रबे मौका 100/100। तो मैं अब सोचता हूँ कि वो क्यों कहते थे। तो तब हमें समझाते थे, उस वक्त इतनी समझ नहीं आती थी कि जब आप कॉपी करें तो कॉपी करते हुए आपने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है, ठीक है, यानी अक्ल का इस्तेमाल करना है। फिर आपने किसी चीज़ को कॉपी करनी है और उसके बाद मौका महल जो है वो भी देखना है। ये नहीं है कि आप देखें कि यार नजीब काम कर रहा है और उसके पास रहीम यार खान नस्ल है और उसने इस तरह से रखी हुई हैं, छोटा सा घर में इंतज़ाम करके और खुशखलूसन और वंडा भी दे रहा है और उसके पास जानवर इतने के बिक भी रहे हैं। तो शायद वो चीज़ मुझे सूट कर रही है मेरे मौका महल के हिसाब से, मेरे इलाके की ब्रीड है, मेरे पास वो सहूलत थी, जगह की सहूलत थी, शायद मेरे पास उतने पैसे इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त, मौके पे मैंने कर ली, और शायद वो चीज़, वो काम करने का, उस ब्रीड को चूज़ करने का वो वक्त सही था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट करेंगी। आप एज इट इज़ उसे कॉपी नहीं कर सकते। आपने देखना है कि मेरे इलाके में कौन सी सहूलत है या मेरे पास ज़ाती तौर पे क्या सहूलत है। क्या मैंने चारा जो है वो मेरे पास चारे बोने के लिए जगह है, मैं ज़राअत से मुंसलिक हूँ। दूसरा, क्या मेरे पास चराई के वसाइल हैं बहुत अच्छे, मेरे पास कुदरती चरागाहें हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। तीसरा यह है कि क्या आप शहर में हैं और वहाँ डिमांड बहुत अच्छी है, यानी वहाँ कीमत बहुत अच्छी है जानवर की और इवन दूध की भी। तो फिर मैं शहर में हूँ, क्या मैं शहर में काम कर सकता हूँ? तो फिर मैंने किस मॉडल पे काम करना है? तो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ कि आम तौर पे क्या मॉडल होते हैं गोट फार्मिंग में। आम तौर पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं जो आलमी सतह पे गोट फार्मिंग है वो कैसे हो रही है, देखिए हम उसे एज इट इज़ कॉपी तो कर नहीं सकते, वही वाली बात कि मौका महल, तो वो हमारे साथ सूट नहीं करता, लेकिन उससे हम आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। तो वहाँ काम कैसे हो रहा है कि वहाँ एक मॉडल है आपका मीट मॉडल, उसके ऊपर ब्रीड डेवलप होती है और उसी ब्रीड पे वो बंदा काम करता है। उसे पता है कि मेरे इलाके में या मैं जिस मॉडल पे काम करूँगा तो मैं इसमें
बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ और इसमें मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो वो काम करेगा, जस्ट सपोज के वो बोर ब्रीड पे काम करेगा, क्योंकि मीट के लिए वो ख़ास तौर पे स्पेसिफिक ब्रीड है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि वो अपने गिरदोनवा बाकी अपनी सूरत-ए-हाल देखेगा कि मुझे मार्केट कितनी दूर पड़ती है और मेरे पास मुझे रेट कितना मिलता है, सारी प्लस माइनस करेगा। इसी तरह डेयरी की आ जाती है कि बकरी के दूध का बहुत अच्छा काम है, वहाँ वो देखेगा मैं वहाँ लगाऊं जहाँ चीज़ का कोई बड़ा प्लांट हो या मैं खुद उस पर काम कर सकूं और वहाँ खपत बहुत अच्छी हो, तो वो फिर डेयरी पे काम करेगा। और इसी तरह से फैंसी का भी काम होता है, पूरी दुनिया में फैंसी ब्रीड पे भी काम किया जाता है और वो सबसे कम होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो फैंसी ब्रीड पे काम होता है, मुझे जब मैंने ये रहीम खां बीतल नस्ल पे काम किया था तो मुझे याद है शाह साहब ने मुझे बड़ा सख्ती से कहा था कि तुमने इनको 15 से 20 एनिमल से ऊपर नहीं जाना। तो मुझे तब थोड़ा सा हुआ था कि यार मुझे क्यों मना कर रही हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना। तो अब मुझे समझ आने लगी है कि वो उस वक्त उन्होंने क्यों कहा था। समझ तो खैर काफ़ी देर पहले आ गई, लेकिन ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया। वो इसलिए कि 1000 में से कोई 1-2 बंदा होगा जिसको इस चीज़ का शौक़ होगा, और जो इस चीज़ को इसलिए नहीं लेगा कि मैंने इससे पैसे कमाने, उसको बस शौक़ होगा, उसको ये जानवर खूबसूरत लगता होगा, उसे रख के दिली सुकून मिलेगा तो वो ये लेगा। ये मंडी वाला आपका नहीं लेगा, ये बोटी की नज़र से जानवर को देखने वाला बंदा इसको नहीं लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिस बंदे को दूध का शौक़ हो वो इसको नहीं लेगा। तो ये वो बंदा लेगा जिसको स्लिम, स्मार्ट, शाइनी और ज़्यादा ये रोमन नोज़ वगैरह वाले जानवर पसंद हो। खैर इसी तरह से आप देखें, जो सपोज के अगर आप कहें कि मैं अमृतसरी पे काम करना चाहता हूँ। अब अमृतसरी जो है वो एक बड़ा जानवर है, उसका इंटेक ज़्यादा है, आप उसके लिए आपके पास जो उसकी खपत है वो भी उस लेवल पे होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी। इसी तरह अगर आप टैडी पे काम कर रहे हैं, आप कहें कि मैं अब शहर में मेरा सिस्टम है, मैं चीज़ें ख़रीद के डाल रहा हूँ, और आप टैडी पे काम करें या आप हल्की बकरी पे काम करें, तो वो उस तरह से सूट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमें देखना पड़ता है। अब जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये इंटरनेशनल जो मॉडल्स हैं वो पूरी तरह से तो लागू नहीं कर सकते हम, लेकिन यह है कि उसे आइडियाज़ दे सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और बहुत बड़ी मार्केट है, और वो है हमारे पास ईद की मार्केट। अब जो ईद वाला बकरा है वो कहाँ से आता है? ईद वाला बकरा सारा ही जो आता है, जो लोग बीतल पे काम कर रहे हैं, मोस्टली पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो बीतल पे काम कर रहे हैं। इसी तरह सिंध की कुछ नस्लें हैं, वो भी बड़े जानवर होते हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं। तो ज़्यादा जो रेट लगता है वो अब सबको ही पता है कि बीतल का लगता है। बीतल में मखीचीना है, अमृतसरी है, आपका राजनपुरी है, इनके ईद पे ये अच्छा सीज़न देते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा यूँ कह लें कि अगर हम पंजाब में देखें किस बीतल पे ज़्यादा काम हो रहा है, तो वो ये 3 नस्लों पे हो रहा है, क्योंकि ईद का बेसिक सीज़न है। अब अक्सर साथी जो हैं वो मुझसे पूछते हैं हमने बीतल पे काम करना है, तो मैं उन्हें कहता हूँ आपका टारगेट क्या है, आप मुझे अपना टारगेट बताएं। तो उनका टारगेट होता है ये दूध ज़्यादा देती है, ये गोश्त ज़्यादा गेन करती है। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप दूध ने से आपने दूध सेल कहाँ करना है। अगर तो आपकी ज़ाती ज़रूरियात हैं, अगर तो आपके गिरदोनवा में आपको रेट कम से कम भी 200 रुपये लीटर मिलता है, तो आप इस साइड पे जाएं। वो कहते हैं नहीं मिलता। उल्टा हमारे यहाँ तो कहते हैं भैंस के दूध में भी शामिल कर दें तो मिलावट समझते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, वो आती है गोश्त। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि बीतल अमृतसरी को आप गोश्त के हिसाब से कैसे बेचेंगे। तो इस बात का जवाब भी उनके पास नहीं होता। और ये सवाल मैंने अपने बड़े फार्मर्स के सामने भी रखा है कि मुझे बताएं कि जो अमृतसरी बीतल है, या हमारे पास जो ये मखीचीना बीतल है, राजनपुरी बीतल है, ये रहीम खां बीतल है, पोठवारी आ गया, तो ये जो अच्छे जानवर हैं क्वालिटी के, वो शो क्लास एनिमल, तो मैं उन्हें कह सकता हूँ कि ये शो क्लास एनिमल हैं, लोग इनको शौक से लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हें कहूँ कि ये आपकी मार्केट के जानवर हैं, ये आपकी गोश्त की खपत पूरी करते हैं, या आपकी दूध की खपत पूरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ हकीकत में एक क्वेश्चन मार्क है। वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। क्यों? इसलिए कि आपके ये बीतल तकरीबन कह लें कि 10 माह 12 माह के होते होते 40 किलो प्लस हो जाते हैं। एक तो रेट ज़्यादा है, 40-50 किलो का जो बीतल का जानवर होगा, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है उसका क्या रेट है। वो गोश्त के हिसाब से देना जस्टिफाई नहीं है, वो मुनाफा बख्श हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप कहें कि वो ज़्यादा वेट गेन करता है, वो 2 मन का हो जाता है, 3 मन का हो जाता है, नो डाउट ये हो जाते हैं, लेकिन क्या उसकी गोश्त के हिसाब से कोई इतना बड़ा जानवर लेता है?
आप अपने इर्द गिर्द किसी भी अच्छे होटल पर रब्ता करें, आप जहाँ भी यानी कि स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, आप जाके देखेंगे 30 से 35 किलो का जानवर उठाया जाता है। इससे ऊपर का जानवर पसंद ही नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि वो इसके पीछे भी वजह। अब इसके पीछे जो मुझे वजह समझ आई है, जो मेरी कुछ प्रोफेशनल से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जी देखें, जब हम छोटा जानवर करते हैं उसका रेशा होता है बारीक, ठीक है। एक तो वो टेस्ट जो भी मुख्तलिफ डिशेज बनाना होती हैं तो वो टेस्ट बन सकता है उससे ईजीली। जितना रेशा मोटा होगा उतना उस गोश्त का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो दूसरा ये है कि उसको पकाने में वक्त ज़्यादा लगता है। अब जब कमर्शियल लेवल पे कोई काम कर रहा होता है, जिस बंदे ने समझें कि 100 kg खाना तैयार करना है, तो उसने ये भी नोट करना है कि मेरा उस पर गैस कितनी लग रही है, या अगर वो कोयले पे काम कर रहा है तो मेरा वहाँ कोयला कितना लग रहा है और कितने घंटे में मैं कितने kg सर्व कर पा रहा हूँ। एक बकरा है वो अगर उसका तैयार हो रहा है फ़र्ज़ करें 1 घंटे में, और दूसरा जो बड़ा जानवर है वो उसका 1.5 घंटे में, तो आधा घंटा उसका वक्त और उसका ईंधन ज़्यादा लग रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह। और वो जो टेस्ट बनाना चाह रहा है अपने मसाला जात के हिसाब से, वो उस टेस्ट में कन्वर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इस गोश्त का अपना जो टेस्ट है वो नहीं छोड़ेगा, वो मैच्योर हो चुका होता है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि हम मीट पे बीतल पे काम कर सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ना है। ये आप मीट के हिसाब से बीतल पे काम नहीं कर सकते। दूध के हिसाब से आपने इस पे काम करना है। दूध के हिसाब से आप अगर तो आपके इलाके में अच्छा रेट मिलता है तो गो फॉर इट। अगर नहीं मिलता, जो कि अमूमन नहीं मिल रहा, तो फिर आप कहाँ सेल करेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है, और वो इसकी बीतल की मैं समझता हूँ कि जो बढ़ोतरी है उसके लिए बहुत बड़ी है। वो आ जाती है आपकी जो मार्केट है ईद की मार्केट पे, क्योंकि बड़े बकरे सेल होते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि हम ईद पे अच्छा जानवर फ़रोख्त करें, अच्छा जानवर कुर्बान करें, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए। तो उसमें जाके ये जानवर हमारा बीतल बहुत ज़्यादा सेल होता है। यही वजह है कि मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह बीतल का अच्छा कारोबार है। लेकिन खपत कहाँ है, सबसे ज़्यादा खपत कहाँ है? सबसे ज़्यादा खपत है आपकी गोश्त की पाकिस्तान में। और गोश्त की खपत को पूरा कौन सा जानवर कर रहा है? वो आपका जानवर कर रहा है जो डेरों पे पल रहा है, जो चरवाहे के पास पल रहा है, जो चराई पे पल रहा है आमतौर पे जिसे हम कहेंगे। अब चराई पे जानवर जो पाल रहा है वो कौन है और उसके अखराजात क्या हैं? गौर कीजिएगा इस चीज़ पे। एक बंदा है, उसके पास ये मेरी बात हुई थी और मुझे बड़ा क्लिक किया, फिर ज़्यादा मुस्तफा साहब की ये बात थी। उन्होंने कहा कि यार एक लड़का होता है, उसको सोटी पकड़ाई होती है बाबे ने और उसके आगे 20 बकरियां लगाई होती हैं, और वो सारा दिन फिरता रहता है वो 20 बकरियों को लेके, और वही 20 बकरियों से वो कुछ ना कुछ जो है ना वो महीने बाद 1-2 जानवर सेल भी कर लेता है। वो वाला जो जानवर मार्केट में आता है, जो मंडी में आता है, उसके पीछे उस बंदे की सिर्फ एक बंदे की एफर्ट होती है, और वो अपनी लेबर भी काउंट नहीं करता। वो जो आपका चरवाहा होता है, जो बंदा होता है, वो लेबर भी काउंट नहीं करता। वो बस मार्केट का एक रेट होता है, उसके मुताबिक देखता है, अच्छा ये मेरा 20,000 का बिक रहा है, ठीक है बेचो। दूसरी तरफ आप हैं, आपके अखराजात क्या हैं? आपके पास गाड़ी भी है शायद, या फिर आपके पास मोटरसाइकिल भी है, उसका पेट्रोल भी है, आपके पास फ़ोन भी होगा, आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस रेट के साथ जस्टिफाई नहीं करेंगी। वो जाके वही जानवर 15,000 का बेच लेगा, लेकिन आप नहीं बेच सकेंगे। उसकी वजह आप ज़ाहिर बात है आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई है। और यहाँ एक फ़र्क ज़रूर आएगा कि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप ज़्यादा अच्छी केयर करेंगे, लेकिन फिर भी वो खला बहुत बड़ा होगा, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में अगर आप सही मानों में देखें तो आमतौर पे लोगों को लगता है गोश्त बड़ा महंगा हो गया, दूध बड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे रेट्स देखें तो हमारे पास रेट कुछ भी नहीं है, और उसकी यही वजह है कि डिसाइडेड नहीं है रेट जो है ना। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो हर उस बंदे को जो गोट फार्मिंग को अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है उसके जहन में आते हैं, और आने भी चाहिए, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठेगा तो जवाब कैसे ढूंढेंगे, और अगर जवाब नहीं ढूंढेंगे तो उसका हल कैसे होगा। खैर जी, ये तो वो सारे सवालात थे और वो अंदेशे थे जो मेरे जहन में आते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और जो उसकी वजूहात हैं वो भी आपको बताई हैं। मॉडल जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक तो मॉडल है जो पहले भी मैंने बताया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा खपत है, और मैं समझता हूँ उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसमें खपत बहुत है। वो आपका आ जाता है
इस पे मीट पे काम करना, यानी मीट ब्रीड पे काम करना। अब मीट ब्रीड जो है उसको सिलेक्ट करना और किस तरह से उस पर काम करना है तो वो प्रॉफिटेबल हो सकती है, इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। कोशिश करूँगा, अगर आप इसमें दिलचस्पी लेते होंगे तो आप मुझे बताएंगे तो मैं बना दूंगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी बड़ी औखी हैं, दिमाग खप जाता है सही मानों में। और दूसरा जो है वो आपका मॉडल आ जाता है ब्रीडिंग सेंटर। वैसे तो जब आप मीट ब्रीड पे काम कर रहे हैं वो भी ब्रीडिंग सेंटर है, लेकिन हमारे ब्रीडिंग सेंटर मैंने इसलिए कहा कि आमतौर पे हम कहते हैं जब हम बेसिकली ब्रीड डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं किसी शो क्लास एनिमल के, यानी कि जो आपका बीतल कह लें, या अगर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ तो गुलाबी की बात कर लेते हैं, इसकी कमोरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ फैंसी ब्रीड्स हैं जिसमें बड़ी में रहीम यार खां बीतल भी आ जाती है। इसी तरह आपकी ये बर्बरी वगैरह हैं, बरी गोट्स हैं, ऐसी काफ़ी बकरियां। तो इस पे जो काम किया जाता है वो मेरी नज़र में उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है मैंने आपको बता दिया है, और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मुझे ये लगता है कि उसमें जो सेल करना है, यानी कि जिसे आप कहें ना कि बल्क में एनिमल आए हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास 100 एनिमल है, 200 एनिमल है, और आप कहते हैं मैंने इसको शाम को सेल करना है और एक मुनासिब रेट के ऊपर कि जिसमें मैं प्रॉफिट में रहूं, तो या वो मुझे नामुमकिन सा नज़र आता है। वो आपको मुनासिब रेट तभी मिलता है जब आप एक एक दो दो करके बच्चे सेल करते हैं, या फिर एक एक दो दो एनिमल करके आप का एक प्लेटफॉर्म बनाओ, आपका जहाँ चैनल हो, लोग आपको फॉलो करते हो तो आप सेल कर लें तो कर लें। मंडी में शायद आप अगर इतने एनिमल लेके जाएं तो आपको वो रेट नहीं मिलता जो आप एक क्लोज फार्म वाला आज जो उसको रेट पड़ रहा है जानवर को पालने वाला, वो रेट आपको मंडी में नहीं मिलता। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास आ जाती है, जो हमारे पास सबसे बड़ा एज है वो कुर्बानी वाला है। कुर्बानी के जो जानवर हैं उन पे काम करना, वो सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम होता है और वो सीजनल काम होता है। उसमें तकरीबन ही लोग प्रॉफिट में रहते हैं। इस बार भी मैं समझता हूँ कि लोगों की कुछ स्ट्रेटजी इतनी ठीक नहीं थी, कोई कैलकुलेशन लोगों की गलत हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कितनी ज़्यादा मुतासर है और महंगाई एकदम से आ गई, तो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो क्या होगा। तो एनिमल बहुत ज़्यादा थे, गाहक नहीं थे, जिसकी वजह से रेट जो है वो नहीं लगा और अक्सर जानवर सेल नहीं हुए। वरना अमूमन अगर आप हिस्ट्री देख लें तकरीबन लोग यहाँ बराबर या फिर कुछ प्रॉफिट में ही रहते हैं हर बार। अच्छा, एक वो मॉडल आपके सामने आ जाता है, और एक फिर मॉडल आ जाता है डेयरी ब्रीड पे काम करने वाला। तो डेयरी ब्रीड जो है वो तो सही मानों में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। सबसे अच्छी ब्रीड अमृतसर ही है इसमें, जो दूध के लिए रखी जा सकती है। अगर आपके गिरदोनवा में कोई ऐसा खपत है आपको नज़र आती है तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 4 मॉडल बन जाते हैं बेसिक। अब इनके आगे भी शाखें हैं, उनको आगे भी हम मुख्तलिफ वे में लेके जा सकते हैं अपने महल वकूफ़ के हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चारों मॉडल पे अलग अलग से वीडियो बना दूँ ताकि मेरे साथियों को समझने में जो है वो आसानी हो सके और वो चूज़ कर सकें कि हमने किस मॉडल पे काम करना है, हमें कौन सा मॉडल सूट करता है। तो बाकी जी दुआ में याद रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इसकी फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको इसमें कुछ समझ आई है। अगर कहीं आपका कोई इस पे राय होगी या कोई मशवरा होगा तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवाज सब का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।